गुड मॉर्निंग क्लास। हम एक्टिव पैसिव कंटिन्यू कर रहे थे। 5 वीडियोस हमारे हो चुके थे। टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस, डबल ऑब्जेक्ट वाला चेंज, ये सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम कुछ और नया कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टच करेंगे कि एक्टिव में हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो जानते हैं कि कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब आगे जो वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और WH वर्ड भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे ये जो है हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं, है ना, वही हमारे जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लगभग यस और नो में ही होते हैं। जिनको आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में टेक क्वेश्चंस के नाम से पढ़ा होगा कि टेक क्वेश्चंस जो होते हैं वो यस और नो वाले होते हैं। तो अब हम पहले जो इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं वो 3 टाइप्स के हैं, पहले मैं बता दूं, ठीक है। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, सेकंड जो WH से रिलेटेड है, और WH में भी एक और वर्ड है whom, तो उसका एक अलग टाइप से बनता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पैसिव में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसको एक बार हम लिख लेते हैं। कन्वर्शन of interrogative sentences into passive voice, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब मैंने आपको क्लियर किया 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसमें। फर्स्ट जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, यानी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम यूज करेंगे, ये होते क्या है सेंटेंस, ये किस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं? सॉरी, विथ यस, नो, आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिनका आंसर यस और नो में भी होता है। अब करना क्या है? पुट हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट, पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो भी हमारा रेस्ट ऑफ पैटर्न है वो आएगा, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम फर्स्ट 3 टाइप, इसमें भी 3 टाइप्स है। तो पहले हम देखते हैं डू, डज और डिड। देखिए ये डू, ये एक्टिव का सेंटेंस है ना। मैं एक कॉलम ही आपको टेबल जैसा बना देती हूँ ताकि आपको देखिए, जो मैं यहाँ लिखूंगी वो एक्टिव के होंगे और यहाँ लिखूंगी मैं उसको पैसिव में चेंज होने, एक टेबल जैसा बना रही हूँ, ठीक है ना। अगर एक्टिव में ऐसा है तो कन्वर्ट करते टाइम पैसिव में ऐसा होगा, राइट। ये हमारा एक टेबल जैसा बन रहा है।
अब ये क्या है, नंबर 1 डालते हैं हम इसमें, डू, डज और डिड, ठीक है। इसके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो होगा हमारा एक्टिव में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो अब जो ये डू डज है इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर। डिड की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, was वर, राइट। फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रेस्ट ऑफ जो वो है वही रहेगा। एक और चीज मेंशन, क्वेश्चन मार्क, जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम इसको सेकंड टाइप भी देख लेते हैं। इसका सेकंड टाइप में देख लेते हैं क्या क्या है। हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गए, परफेक्ट, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट है। देन यहां पर आ जाते हैं हम, हैज हैव हैड है तो हैज हैव हैड ही रहेगा। ये हैज, हैव, हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने जब टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस पढ़े थे तो क्या था कि जब हैज हैव वाले सेंटेंस आते हैं तो हम उसमें बीन लगाते हैं। तो अब यहां पर हमारा प्लस हो जाएगा बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो ये एक और चीज। अब आ जाते हैं अदर हेल्पिंग वर्ब पे। अदर हेल्पिंग वर्ब, वो हो और उसके साथ वर्ब हो तो वही चीज अदर हेल्पिंग वर्ब। अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस लगेगा बीइंग। अब ये बीइंग वाला प्रोसेस हमने कब यूज किया था, बीइंग और बी, ये कब यूज किया था, जब इज एम आर, वॉज वर ये होगा और आईएनजी फॉर्म होगी तब हम बीइंग लगाते हैं। जब हम मॉडल से रिलेटेड कुछ बनाते हैं तो हम बी लगाते हैं, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया था वो था डू, डज, डिड। हम एक एक एग्जाम्पल सभी सेंटेंसेस के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो होगा डू से रिलेटेड। डू, डू यू हेल्प योर डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। अब चेंज करना है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा योर फ्रेंड्स है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये डू यानी इज एम आर का यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। क्या है ये, प्लूरल है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम इज एम आर में से क्या लगाते हैं, आर। क्लियर। तो उस आर को हमें सबसे पहले लगाना है। ये आर योर फ्रेंड्स। हेल्प्ड बाय यू। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मार्क ही रहता है। सेकंड हम देख लेते हैं डज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। Does she help Ramesh
ये भी सेम थिंग, डज दे रखा है, डज दैट मीन्स इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गई। अब हमें जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? रमेश। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर में से ही कुछ, तो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज रमेश हेल्प्ड बाय हर। क्लियर? और इसी का हम एक लास्ट देख लेते हैं। डिड यू फिनिश योर Did you finish your work in time? देखिए हमने डबल ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी है, डबल ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। योर वर्क इन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था? भाई योर वर्क को हम आगे लाएंगे। योर वर्क प्लूरल है या सिंगुलर है? यहाँ देखो डिड है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वॉज या वर, ठीक है। अब यहाँ देखो वर है तो प्लूरल के लिए यूज होगा वॉज, सिंगुलर के लिए योर वर्क, तो क्या यूज होगा? वॉज। यहाँ पे योर को नहीं देखना, वर्क को देखना। वर्क्स होता तो हम वर यूज करते हैं, क्योंकि वर्क दे रखा है इसलिए हम वॉज यूज कर रहे हैं। वॉज योर वर्क फिनिश्ड। सेकेंड ऑब्जेक्ट की बारी। इन टाइम बाय यू। क्लियर? अब आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोगेटिव हमने स्टार्ट किए। इंट्रोगेटिव को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। 3 पार्ट्स में से भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। फर्स्ट था डू डज डिड, सेकेंड था हैज हैव हैड और थर्ड था अदर हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें से भी हमने डू डज और डिड जो था उसके एक एक एग्जाम्पल देख के इसको क्लियर कर लिया है। अब आप अपनी बुक में इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको आप कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर 4.2 के ही क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। उनमें से आई होप क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी करने में। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 1.4 का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर रहे हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको कुछ नंबर्स गिवन है। फर्स्ट जो नंबर गिवन है लाइक 0.4375, ये नंबर है। आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो डेसिमल के बाद चेक करो कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं आपके वो आगे मतलब कोई फिनिशिंग लाइन है या नहीं। 4375 उसके बाद में नंबर फिनिश हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ टर्मिनेटिंग केस। टर्मिनेटिंग है तो इसलिए क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग सिंस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। क्लियर? नाउ इसके बाद जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा,
वो दे रखा है रूट ऑफ 576। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल के जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है। फर्स्टली चेक करो क्या 576 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 576 आता है। अब मुझे बताओ कि 24 जो है वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। इट इज़ एन रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर अगर सिंगल नंबर लिख रखा है उसके अपॉन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब वहाँ पर अपॉन में 1 है, क्योंकि 24 अपॉन 1 कहो या फिर ओनली 24 कहो एक ही बात है। देयरफॉर योर 24 इज अ रैशनल नंबर। 24 इज रैशनल नंबर। ओके क्लियर? आई थिंक आपकी जो आंसर शीट है उसमें इररेशनल दे रखा है, बट आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका मेथड करेक्ट है तो डजेंट मैटर आंसर शीट में क्या आंसर दे रखा है। तो 24 आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर है, जैसे थर्ड है, वहाँ आप डायरेक्टली बता देते हो 2.320, 3200, 3200, डॉट डॉट डॉट। तो आगे नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 320 रिपीट हो रहा है, नहीं, हर बार एक डिफरेंट नंबर है। पहली बारी 320 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 3200 और फिर उसके बाद 00, जीरोस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो बार के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे। नॉन टर्मिनेटिंग का केस है क्योंकि आगे ये एक्सपेंशन होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग का केस है। सिंस जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का केस है। नॉन रिकरिंग का केस है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज एन इररेशनल नंबर। क्लियर? आफ्टर दिस जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन इसका दे रखा है, थर्ड तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है वो है लाइक क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है √8/√2। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी नंबर आपको गिवन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर रूट दे रखा है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो हमारा इररेशनल नंबर होता है। तो ये देख करके डायरेक्टली ये नहीं कह देना कि ये पूरा का पूरा नंबर इररेशनल नंबर है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, आंसर को देखो, फिर बताओ कि रैशनल है या इररेशनल। तो √8 को पहले पूरे को इसको सॉल्व करते हैं हम। √8 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसके फैक्टर्स करें तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, और ये √2 आपका है ये। तब क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 2 × 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट की बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 बाहर निकलेगा, और अंदर की तरफ सिंगल जो 2 है वो बच गया है, अपॉन में √2 है। √2/√2, 6/6, 7/7, 8/8। सिमिलर नंबर को सिमिलर नंबर से डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड हो जाता है। तो आंसर क्या है आपके पास 2। अब 2 बताओ रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर। 2 इज रैशनल नंबर। तो इसीलिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि √8/√2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि यही चीज़ इक्वल टू के हैं। नाउ फिर इसके बाद बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक 5th है, ये सारे डायरेक्टली हो रहे हैं। जैसे पाई आता है तो पाई जो है आपका डायरेक्टली हम कह देते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो आता है 1.314 डॉट डॉट डॉट। बार के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन आगे से नंबर्स आते रहते हैं। तो ये पाई डायरेक्टली आप लिख लोगे इसको, ये इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि बार के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग,
रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस हो जाता है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको कह देंगे। इसके बाद जो आता है दैट इज़ 22/7, दैट इज़ ऑल्सो, पाई को समटाइम 22/7 भी लिखा जाता है, पाई की जगह हम लिखते हैं कभी तो 22/7, क्या लिखते हैं 1.314 अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद भी नंबर्स आते रहते हैं, तो ये यहाँ पर फिनिश नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस रहता है, और सिंस नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, बार की फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए नॉन रिकरिंग का केस बन जाता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से 22/7 है, डेसिमल एक्सपेंशन करो या फिर डायरेक्टली उसको पाई भी आप लिख सकते हो। 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का केस बनता है कि रिपीट बार की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे और डिवाइडेशन चलता जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, डायरेक्टली 8 बता रही हूँ मैं, इसमें क्या बता रखा है 2 + √3 आपको गिवन है, तो अब मुझे बताइए ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि व्हेनेवर वी डू द सम ऑफ एन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो जो प्रोडक्ट बन करके आता है हमारे पास, जो सम आता है, दैट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। व्हाई? जैसे अगर मैं बात करूँ, आई एम सेइंग कि 1 + 1.3 बार करो, 3 बार तो चलो ये हो गया, इट इज़ एन रैशनल, दिस इज ऑल्सो रैशनल, सम आएगा 2.3 बार। ये नहीं लिया मैंने, ले लिया बार की फॉर्म का नहीं लिया, लाइक ये ले लिया 310 3100 31000 डॉट डॉट डॉट, अभी आगे चलता जा रहा है, तो ये बताओ मुझे, दिस इज एन रैशनल एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल ही हुआ ना, 310 फिर 3100 फिर 000 आ रहा है, तो बार की फॉर्म में तो नहीं है, रैशनल प्लस इरेशनल, आंसर क्या आएगा 1 + 1 पॉइंट, ये तो इसके पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो यानी 1.00, तो सम क्या आएगा 2.310 3100 31000 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये एट द एंड जो आंसर बना वो भी बार की फॉर्म में नहीं लिखा जा सक रहा है, और जो एक्सपेंशन है वो आगे चलता जा रहा है, दैट मीन्स ये नंबर जो आया वो हमारे पास क्या आया, इरेशनल नंबर आया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जब भी एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर ऐड होगा तो एट द एंड हमारे पास नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। Therefore 2 + √3 also an irrational number. ओके, क्लियर? ये बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था मैंने। एक रैशनल दूसरा इरेशनल, सम करेंगे तो आंसर हमारा इरेशनल आना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे 9th है 2 + मैं इसमें जस्ट ट्रिक बता रही हूँ, सॉल्व आपको करना है। √3 का स्क्वायर, अब आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल, तो सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसको सॉल्व करो, आंसर आएगा, फिर बताना कि रैशनल है या इरेशनल। 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब इस टाइप का आइडेंटिटी कुछ पढ़ा है हमने कभी, a + b का होल स्क्वायर, कोई दो नंबर्स का एडिशन है और उसका स्क्वायर, a की जगह पर है आपका 2, b की जगह पर कौन है √3, और हम जानते हैं कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है a² + 2ab + b²। तो अब अगर इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पर क्या आंसर आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर भी a इसमें नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 रखेंगे, b की जगह पर √3 रखेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऑब्जर्व करके बताएंगे कि रैशनल है या इरेशनल। अब इसके बाद जो है आपका सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी है आपका, वहाँ पर भी फॉर्मूला बेस ही है, 3 + √5 × 3 - √5 सॉल्व करना है। यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगा a + b × a - b। अब इसका जो एक्सपेंशन होता है इस टाइप का है, उसको हम क्या लिख सकते हैं a² -
बी स्क्वायर, क्लियर। ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर √5 है, जस्ट पुट द वैल्यूज़, ए की जगह पर ए और बी की जगह पर बी, तो एट द एंड जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे रैशनल है या इररेशनल। लाइक ए की जगह पर डायरेक्टली बता देती हूँ मैं, ए की जगह पर 3 है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 5 विच इज़ योर 4। 4 रैशनल है या इररेशनल नंबर, दिस इज एन रैशनल नंबर। जितने भी नंबर जिनको p/q में आप लिख पा रहे हो दैट इज योर रैशनल नंबर। अब सारे के सारे जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट जो बचा हुआ है √3 + 1/√3 का होल स्क्वायर, उसको आप a + b के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, वहाँ से जो भी आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि वो रैशनल है या इररेशनल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, एक रैशनल फाइंड करना है, दूसरा इररेशनल नंबर, बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। 2 पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं हमको x एंड y, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर बताना है और इररेशनल नंबर बताना है। तो अब देखो इसका तरीका क्या है, जब भी कोई 2 नंबर आपको दे रखे होते हैं आपको उनके बीच का नंबर पता करना है। अगर बीच का कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो सीधा सा तरीका रहता है, इन दोनों को सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यू विल गेट द रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों के बीच का अगर इररेशनल नंबर चाहिए तो डायरेक्ट सी चीज़ है, ये डायरेक्ट मेथड है कि आप दोनों के बीच का इररेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x × y करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसका स्क्वायर रूट करा तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास दैट इज इररेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। दोनों के बीच का रैशनल नंबर रहेगा x + y/2 और इररेशनल नंबर रहेगा √xy। जैसे कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं 2 और 4 ले लिया, इन दोनों के बीच का कोई भी एक रैशनल नंबर हमको पता करना है। तो रैशनल का क्या बोला मैंने, रैशनल इज x + y/2, तो 2 + 4/2, तो क्या आंसर आया 3। तो 3 बताओ 2 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, बीच में 3 आता है, बिल्कुल आता है, 3 आता है। अब इररेशनल नंबर पूछा है, तो इररेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 एंड देन उसका स्क्वायर रूट करो, तो जो आंसर बनेगा वो दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा और सेकंड चीज़ इररेशनल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 4 इज 8 होता है वैसे तो, और यहाँ से नहीं सॉल्व करना चाहिए। √8 जो है 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, पहले तो ये बताओ, नहीं है, दैट मीन्स अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो रूट आएगा स्क्वायर रूट होगा, दैट वुड बी एन इररेशनल नंबर। तो √8 नहीं, यहाँ से नहीं पता चलता, तो 8 के फैक्टर्स 2 4 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2, अंदर क्या बचा 2 √2, हम जानते हैं √2 इज एन इररेशनल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो एट दैट इट इज एन इररेशनल नंबर। चाहे इसको √8 लिखो चाहे 2 √2 लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो वहाँ से इररेशनल नंबर आ गया हमारे पास, √x × y से आ गया 2 √2 और x + y/2 से बीच का रैशनल नंबर आया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर हो तो उस कंडीशन में बीच का मिडिल का हमको कोई भी नंबर रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे x + y/2 सम करके डिवाइड बाय 2 एंड इररेशनल नंबर निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड डू द स्क्वायर रूट ऑफ x × y, दैट इज योर इररेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। यही ट्रिक आपकी अदर क्वेश्चंस में भी काम आएगी। एटीन हो गया। 19 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग फाइंड अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर बिटवीन
3 and 4, लाइक बहुत सारे नंबर्स आपको दे दिए। अब ये क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं बस एक एग्जांपल करके बता रही हूँ। लाइक फर्स्ट वाला तो आप इजीली कर लोगे, मैं बता देती हूँ आपको। थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला है 1/3 एंड 2/3। अब देखो रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हुए। फर्स्ट थिंग डेसिमल एक्सपेंशन करो, उसके अकॉर्डिंग आंसर ले आओ। नहीं तो है उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्टली बताया था, रैशनल चाहिए x + y/2, इरेशनल चाहिए तो x × y। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक रैशनल फाइंड करना है और एक इरेशनल फाइंड करना है। तो निकालते हैं हम यहाँ पर। रैशनल का तरीका क्या कहा था मैंने, x + y/2, तो 1 + 3 + 2/3/2। तो क्या आंसर बनना चाहिए यहाँ पे 3/3। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। /2, 3/3 क्या होता है 1/2। इसका आंसर 1 है, 1/2। इसको चाहे तो 0.5 भी लिख सकते हो, नहीं लिखते हो ये करते हो तो भी क्लियर है। नाउ इरेशनल करोगे तो √(x × y), तो 1/3 × 2/3, तो ये हो जाएगा √2/9, तो ये आंसर आ जाएगा √2/3। तो √2/3 इज़ द इरेशनल नंबर। क्लियर है। इसी तरीके से बाकी नंबर्स के भी रैशनल और इरेशनल आपको फाइंड करने हैं। और जो बचता है 20, 21, 22, 23, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर भी नहीं होता है तो मैं करवा दूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था। उसमें लास्ट 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे, यानी कि उसके पार्ट्स स्टार्ट किए थे। बेस और फुट देखा था, उसके बाद स्टेज देखा था, उसके बाद एडजस्टमेंट की बात की थी। एडजस्टमेंट यानी कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट, यानी ये कि किसी भी स्लाइड को, किसी भी सेक्शन को हमें कितना जूम करना है, कितना बारीकी से देखना है, उसको ध्यान से देखना है। तो उस चीज़ के लिए 2 एडजस्टमेंट लगे होते हैं, एक होता है कोर्स और दूसरा होता है फाइन। कोर्स एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे हम। नेक्स्ट में लेती हूँ आपका फाइन एडजस्टमेंट। टू व्यू द ऑब्जेक्ट अंडर हाई पावर वी यूज फाइन एडजस्टमेंट। इट इज ऑल्सो स्मॉल स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर फाइन फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ओनली वेरी स्लाइट मूवमेंट, मैंने बताया था ना उस दिन, बहुत ही स्लाइट मूवमेंट करके देखना पड़ता है उसको। जितना धीरे धीरे मूव करोगे आपको समझ में आएगा कि कितना जूम करना है, ताकि धीरे धीरे से आपको सेल्स इजीली क्लियरली दिखाई दे। तो यूज फाइन एडजस्टमेंट, स्मॉल स्क्रू के जैसा होता है। मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में कि एडजस्टमेंट जो होता है वो आपका जो स्टेज लगा होगा, स्टेज के पीछे एक ट्यूब होगी और ट्यूब के पीछे जो एडजस्टमेंट होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, स्क्रू के तरफ पे काम करते हैं। वहाँ पे एक ट्यूब होती है। स्लाइटली मूवमेंट इन ड्रॉ ट्यूब टेक्स प्लेस बाय फाइन एडजस्टमेंट, ये फाइन एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप द एडजस्टमेंट नॉब्स मूव द स्टेज अप एंड डाउन इंस्टेड ऑफ ड्रॉ ट्यूब। These knobs are fitted on a revolving nose piece. Nose piece क्या होता है? ये स्लाइड यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। मैं आपको ये सारा एक बार में समझा देती हूँ, ताकि हम इसको जब स्टडी करेंगे तो आपको मैं बार बार माइक्रोस्कोप आपके बुक के पेज को आप टर्न कर सकते हो, इजीली आप देख लेना। ये तो दोनों एडजस्टमेंट की बात हो गई। एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे क्या लगे हुए दो, यहाँ पे क्या लिखा है इसने, ये होते हैं नोज पीस। ये क्या है, एक मेन नोज पीस है। ये जो होती है वो ट्यूब होती है और यहाँ पे होता है आई पीस। मतलब ये कि मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी, यहाँ पे मुझे क्या रखना है, अपना आई पोर्शन, अपनी एक आँख रख के यहाँ पे दूसरी आँख को हमको कवर रखना होता है ताकि फोकस हो। इस यहाँ पे आईज को रखते हैं, इस आई में ये ट्यूब लगी होती है, ट्यूब से हमको पिक्चर दिखाई देता है। ये 2 लेंस होते हैं, यहाँ पे लिखा है हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वाला लो पावर है और ये वाला हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस लेंस को हम टर्न कर सकते हैं। ये 10x 5x 20x का होता है, यानी इसको जूम कितना ज़्यादा आपको क्लोजली देखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों लेंस लगे हुए जिसको आप टर्न कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। लो पावर लेंस, ये सारा स्टेज जहाँ पे स्लाइड को रखा जाता है। मटेरियल ऑन स्लाइड स्टेज क्लिप, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, इसको हम खाली रीड कर लेंगे। आपको क्या करना क्या है, समझना है कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो आप इसको डायग्राम को लर्न रखो। मैं नहीं कहती हूँ कि आप पूरे नोट्स बनाओ अच्छे से, पर आपको लर्न कितना रखना है कि आपको समझ में आए कि ये कैसे वर्क कर रहा है।
ये पहले बेस और फुट हो गया, फिर ये दो एडजस्टमेंट हो गए। आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको डायग्राम रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखो कि ये बेस और फुट होता है, इसके बीच में एक मिरर होता है, यहाँ पे मिरर के ऊपर ये क्या है, आइरिस डायफ्राम होता है, फिर ये स्टेज क्लिप है, यहाँ पे ये क्लिप्स लगी हुई है, देखो 1 2। ये क्लिप इसलिए होती है ताकि हमारे माइक्रोस्कोप पे जैसे ही हम स्लाइड को पुट करोगे, पुट करने के बाद आप थोड़ा माइक्रोस्कोप को हिला भी दोगे तो ये स्लाइड हिलने वाली नहीं है, क्योंकि क्लिप की हेल्प से ये स्लाइड क्या हो जाएगी, स्टेबल रह जाएगी। तो यहाँ पे क्लिप का यूज़ समझ में आ गया। उसके बाद स्लाइड को रखोगे, स्लाइड को रखने के बाद क्या होगा, ये दोनों क्या है, लेंसेज है, हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। कम में ही देखना है तो इससे देखो, चेंज करना है तो इससे करो, आपकी चॉइस है आप कैसे देखना चाहते हो। तो बार बार ये ऐसे राउंड शेप में ऐसे टर्न हो जाते हैं, हमको ये लेंस हटा के ये भी लगा सकते हो। ये दोनों, ये ट्यूब है, ये आई पीस है, ये एडजस्टमेंट और ये आर्म, ठीक है। अब इसको मैं बार बार टर्न नहीं करूँगी, आप अपने बुक से देख लेना। ये चीज़ है फाइन एडजस्टमेंट। अब इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नोज पीस। स्टेज क्लिप बता दिया ताकि उसको क्या कर सके, वो क्या लिखा है यहाँ पे, साइड ऑफ द होल ऑन द स्टेज दिस क्लिप्स आर यूज्ड टू होल्ड द स्लाइड टाइटली। मतलब ये कि इन क्लिप का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्लाइड मूव ना करे, एक होल्ड यानी स्टेबल हो जाए। नोज पीस, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, नोज पीस, जो मैंने बताया अभी। इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब। ये जो नोज पीस होता है वो बॉडी ट्यूब के नीचे अटैच होता है। बॉडी ट्यूब जो ऊपर वाली वो ट्यूब थी, आई पीस के नीचे वाली, उससे अटैच क्या होता है, नोज पीस। एंड हैज़ 3 होल्स फॉर ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन। आपकी बुक में 2 दे रखा है मैग्निफिकेशन लेंस, वहाँ पे 2 लगे होते हैं, एक हाई पावर का, एक लो पावर का, जहाँ पे 2 लेंस लगे होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 3 भी होते हैं। कहाँ पे, नोज पीस के नीचे। नेक्स्ट 7, ये पॉइंट कौन सा है, 8, बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब यानी वो जो आई पीस के नीचे लगा हुआ है। द अपर एंड द आर्म इज अटैच्ड टू द बॉडी ट्यूब दैट कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप एज इट कैरीज एन आई पीस। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उस ट्यूब के ऊपर एक आई पीस का एक छोटा सा होल लगा होता है जिसमें छोटा सा ग्लास लगा होता है, वहाँ से आप उस चीज़ को आर पार देख सकते हो। Eyepiece at its upper and the revolving nose piece fitted with 3 objective lens at its lower end। ऊपर की तरफ आई पीस होगा, नीचे की तरफ नोज पीस होगा और उसके ऊपर 3 होल होंगे जिसके अंदर आप लेंसेज को चेंज कर सकते हो, लो पावर, हाई पावर एटसेट्रा। नेक्स्ट 9 पॉइंट देखते हैं, डायफ्राम और कंडेंसर। द डायफ्राम इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टेज। डायफ्राम जो होता है वो मैंने बताया था, वहाँ पे डायफ्राम लिखा हुआ है, बुक में देख लेना। वो जो लगा होता है वो किसके नीचे होता है, जस्ट बिलो द स्टेज। स्टेज जहाँ पे स्लाइड रखते हो उसके जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम और कंडेंसर। इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड फोकस लाइट ऑन दिस स्पेसिमेन। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द माइक्रोस्कोप। मतलब ये कि ये चीज़ का क्या है, कंट्रोल है, जो मतलब ये कि आपको स्पेसिमेन पे कितना लाइट गिराना है तो उसको कंट्रोल करने वाली चीज़ ये होती है। लिखा है ना यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन। ये लाइट को कलेक्ट करता है और स्पेसिमेन को फोकस करता है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द माइक्रोस्कोप डिसाइड करता है कि कितना लाइट माइक्रोस्कोप में जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स। बी पार्ट है ये, मतलब वो कि वो तो बॉडी पार्ट्स थे, मेन कौन से दिखाई देते। ऑप्टिकल पार्ट्स में सबसे मेन चीज़ क्या है, लेंसेज ही है। बिना लेंस के तो माइक्रोस्कोप अधूरा ही है। There are 2 magnifying lens, an eyepiece and an objective lens. In each compound microscope, the eyepiece lens may be of 10x or 15x type, while 10x, 40x and 45 lenses are used as objective. यहाँ पे दे रखा है कि वैसे तो जो मेजरमेंट है वो इतना फिक्स होता है, आई पीस लेंस में भी 10x और 15x का हो सकता है, आई पीस वाला लेंस, ठीक है। The actual power of magnification of a compound microscope is the product of the power of the eyepiece and the objective lens। ये उसकी पावर दे रखी है कि वो कितना जूम करके आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट है मिरर। There is a mirror mounted on a clamp attached to the lower end of the arm. It has plane mirror mounted on its one side and a concave mirror on the other side। यहाँ पे दे रखा है कि एक साइड पे कौन सा concave mirror होगा और दूसरी साइड पे प्लेन मिरर माउंटेड ऑन इट्स वन साइड, कॉन्केव मिरर अदर साइड। दिस मिरर्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेज।
इन मिरर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि लाइट को क्या किया जाए? रिफ्लेक्ट। When the object is viewed in sufficient light or daylight, the plane mirror is used to reflect the light. Alternative, the concave mirror is used to reflect the light towards the object during lesser availability of light. मतलब ये कि दूसरा जो आप पहला जो लाइट यूज़ कर रहे हो ना, पहला कौन सा, ये जो प्लेन मिरर जो यूज़ कर रहे हो उसका काम क्या है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना, और दूसरा जो आप कॉन्केव मिरर यूज़ कर रहे हो उसका काम क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट ही करता है ये भी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है? ड्यूरिंग लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब ये कि कम लाइट में कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करना है वो ये डिसाइड करता है कॉन्केव मिरर। मतलब ये कि इसका ये काम है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे देख के लेना। आगे ये एक्टिविटी है जो आप खुद पढ़ के आना, मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट में बता दूंगी, आप इसको पढ़ के आना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सोशल साइंस के अंदर पॉलिटिकल का सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता दिया था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डेमोक्रेसी किस बेस पर काम करती है, तो उसका बेस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन था। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो डेमोक्रेसी के बारे में आपको और क्लियर हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है और पावरफुल बन जाता है। तो इसमें आपको दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि हमारे संविधान को किस प्रकार से तैयार किया गया है, कैसे तैयार किया गया है, क्यों तैयार किया गया है, कौन से नए चेंजेस हुए हैं, कौन सी कंट्री में नए नए चेंजेस हुए हैं, ये सब हम इसके अंदर देखोगे। ऊपर देखो नोट दे रखा है। इन द प्रीवियस चैप्टर में आपको पता है आप लोगों ने क्या पढ़ा है? डेमोक्रेसी, ठीक है, रूल बाय द पीपल। In the previous chapter, you knew about the basic features of democracy, different form of government, arguments for against democracy, and superiority of democratic rules over other kinds of rule. You also knew that in democracy, the rulers are bound to exercise their powers within the limits defined by a set of rules or which we call constitution. These laws are drafted after a lot of discussion by outstanding scholars of the society, and the collection of these laws is written form in called constitution of the country. अब आप लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ दिया, उसके रूल्स पढ़ दिए, उसके अगेंस्ट में पढ़ दिए, उसके फेवर्स में पढ़ दिए, उसके फीचर्स पढ़ लिए। अब आपको ये दे रखा है इस लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ, कोई एक पर्सन का काम नहीं था जो बना दिया उसको, काम खत्म कर दिया उसको। यहाँ पर क्या दे रखा है? These laws are drafted after a lot of discussion, यानी कि बहुत विचार विमर्श हुआ by outstanding scholars का मतलब कह सकते हैं बड़े बड़े लोग, यानी कि विद्वान लोग of the society, and the collection of this laws is written form called constitution of the country, यानी कि ऐसे नियम और कानून बनाए गए जिसको हम किसके अंदर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपने क्लास 8th के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा था, लेकिन उसमें आपको टाइप्स, इसके फीचर्स और ये बता रखे थे। अब यहाँ पर कुछ नया पढ़ेंगे, ये उससे रिलेटेड ही है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लेकिन कुछ डिफरेंट है, आपको पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट आएगा। अब देखो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें पढ़ने, पूरा लेसन इन 7 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप? कैसे तैयार किया इसको? हु डिज़ाइन देम एंड वॉट वाई? इसको डिज़ाइन किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था, सारी चीज़ें। वॉट आर द वैल्यूज द शेप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यूज है, यानी कि फीचर्स पढ़ेंगे इसके अंदर। कैन वी मेक चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन कंडीशन नीड? क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो अगर आपको आवश्यकता हो तो। एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेंटली डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अभी भी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन। और लास्ट, व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डज इट प्रोवाइड अ सेफ एंड प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मूव फॉर पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे कौन कौन से इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे लोगों को आगे मूव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उसमें ऐसे पॉइंट यानी कि वैल्यूज़ दे रखी है, उस बेस पर आप आगे चलकर यानी कि अपनी लाइफ को अच्छे से बना सकते हो। अब फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल पहले बताया था, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में अगर प्रिंसिपल मैम नहीं होते हैं, एक दिन नहीं होते चल जाता है, 2 दिन नहीं होते हैं चल जाता है, लेकिन कंटिन्यू अगर महीने भर तक ऐसा रहे, 2 महीने तक ऐसा रहे, तो स्कूल की व्यवस्था क्या हो जाएगी, पूरी डगमगा जाएगी। यानी कि आपके ऊपर शासन करने वाला, यूँ नहीं कह सकते हैं कि कंट्रोल से शासन करने वाला, लेकिन
जो रूल्स और रेगुलेशंस जो स्कूल्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, अगर उनको बताने वाला ही कोई नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक ही नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे? अपनी इच्छा से काम करोगे। टीचर्स की बात, अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना, जब क्लास में 5 मिनट के लिए टीचर क्लास छोड़ के जाती है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड जैसे चेंज होता है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी सीट से हट जाते हैं, पानी पीने के लिए चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, किसी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गई? अराजकता फैल गई। कैसे फैली? क्योंकि आपके ऊपर उस समय कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर भी सेम पोजिशन ये होगी, अगर हमारे देश के ऊपर को कंट्रोल करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सब अपनी अपनी इच्छा से काम करने लग जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या दे रखा है? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का एक सेट बना रखा है, कुछ नियम बना रखे हैं। उन नियम को फॉलो करके हम क्या करते हैं? हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को अच्छे से चलाते हैं। फर्स्ट दे रखा है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। देखो क्या दे रखा है? सेट ऑफ रिटर्न रूल्स, यानी कि हमारा, इससे एक चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो देश का संविधान है वो कौन से फॉर्म में बना हुआ है? रिटर्न। मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाए थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वो अच्छे से लर्न भी होंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल आता है तो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है, और सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसका है? इंडिया का ही। और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आप लोग को बताया था, नहीं याद हो तो फिर से बता रही हूँ, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब इसमें क्या दे रखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स, दे रखा है रिटर्न रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार कर रखा है, लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कौन? जो देश में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं हम सब लोग। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डायरेक्ट द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? हम लोगों के बीच में, यानी कि एक जो एरिया है, कौन सा कह सकते हैं कि अपने देश का जो एरिया है उसमें लोगों के बीच में और सरकार के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप स्थापित करता है, दोनों के बीच में रिलेशंस बनाता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज द फॉलोइंग थिंग्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, it create a degree of trust and condition that is essential for different kinds of people to live together। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? डिग्री का मतलब ये नहीं कह सकते कि आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री मिली है। इट क्रिएटेड डिग्री ऑफ ट्रस्ट, यानी कि लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीन्स होता है समन्वय, दैट इज इसेंशियल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, आप लोगों ने एक डाइवर्सिटी का लेसन पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आवश्यक हो जाता है? अलग अलग तरह के जो लोग रहते हैं, अगर सब अपनी मनमानी से काम करने लगेंगे तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कानून बना रखे हैं, उन कानून को ध्यान में रखकर उन कानून को इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी लोग एक साथ आसानी से रह सकें। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। अब हमारी सरकार कैसे काम करे, तो ये भी किस में बता रखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, उसके अलावा किसके पास क्या पावर, यानी कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो भी इसमें कर रखा है। कौन डिसीजन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किसको क्या लेना है, और जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं उनको कैसे काम करना है, ये सारा भी इसमें बता रखा है। थर्ड दे रखा है, इट ले डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर एंड टेल्स अस अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन। क्या दे रखा है? लिमिटेशंस, यानी कि सरकार की क्या लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि सरकार बन गई है डेमोक्रेटिक है तो जो मर्जी पर जो नियम बना रहे, कानून बना रहे, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट पावर, सरकार के जो पावर है उसकी भी क्या है? लिमिटेशंस, यानी कि उनको भी कुछ बाध्यताएं दे रखी है कि उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। एंड टेल्स अस अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन, और साथ ही साथ हमारे नागरिकों के क्या क्या राइट्स है वो भी इसमें बता रखे हैं। फोर्थ, इट एग्जिबिट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट द कंट्री, और साथ ही साथ उसमें ऐसे भी बता रखे हैं कि हमारे कंट्री के लिए कौन कौन से कह सकते हैं ना, मतलब जिसको हम फॉलो करते हैं, ऐसे लोग के बारे में उसमें बता रखा है कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे काम किया था, हम किसको मानते हैं, किसको क्या करते हैं, वो सारी चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। अब
आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है साउथ अफ्रीका का। आप लोगों ने गांधी जी के बारे में सुना होगा। जब गांधी जी भारत आ रहे थे तो उस समय जब रेल के डिब्बे में उन पर कह सकते काले और गोरे का जो भेदभाव हुआ था, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है साउथ अफ्रीका का। ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको इतना ही बताया, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप नोट्स के रूप में लिख लेना। और जो एग्जाम्पल दे रखा है बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा है, आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, एक बार इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।